ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंस। तो पार्लियामेंट के बारे में माना जाता है कि ये मतलब एक वीक बॉडी है जो कि अपनी ड्यूटीज को काफी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती। कारण इसका ये है कि इसके जो फंक्शंस होते हैं वो काफी वेरी करते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, नंबर वाइज बहुत ज्यादा होते हैं और इनके पास सफिशिएंट टाइम भी नहीं होता है, एक्सपर्ट्स की कमी रहती है। इसीलिए इनके जो काम है उनको असिस्ट किया जाता है नंबर ऑफ कमिटीज के द्वारा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इन कमिटीज की बात करता है। सिर्फ कमिटीज की बात की जाती है मगर स्पेसिफिक प्रोविजंस जो होते हैं वो जैसे कि कॉम्पोजिशन, टेन्यूर, फंक्शंस, इसकी बात नहीं की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। जो कि जो हमारे टू हाउसेस है लोकसभा और राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। और जो पार्लियामेंट कमिटीज होती हैं, जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है या फिर जो इनके इलेक्शन है वो होते हैं हाउस के द्वारा यानी कि लोकसभा राज्यसभा के द्वारा। या फिर इनके होते हैं नॉमिनेशन। नॉमिनेशन किन के द्वारा होंगे? स्पीकर या फिर चेयरमैन के द्वारा। स्पीकर हमें लोकसभा में देखने को मिलते हैं और चेयरमैन हमें राज्यसभा में देखने को मिलते हैं। ये किन के अंडर काम करते हैं? स्पीकर और चेयरमैन के ही अंडर। और ये अपनी रिपोर्ट किन को देते हैं? या तो टू हाउसेस को या फिर स्पीकर और चेयरमैन को। और इनका अपना एक सेक्रेटरीट होता है। हाँ, कंसल्टेटिव कमिटीज भी होती हैं मगर वो अलग होती है। अलग क्यों होती हैं? क्योंकि जो ये चार मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं करती, इसीलिए उनको अलग से डील किया जाता है। बात करें अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की, तो इनके दो काइंड्स हमें दो क्लासिफिकेशन देखने को मिलती हैं। एक तो होती है स्टैंडिंग कमिटीज, ये होती है परमानेंट कमिटीज होती हैं, और दूसरी होती हैं एड हॉक कमिटीज। तो जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं ये मतलब नेचर वाइज परमानेंट होती हैं। तो सबसे पहले आती हैं फाइनेंशियल कमिटीज। तो हमारा जो फोकस है हमारे टॉपिक का इस वीडियो का वो यही रहेगा, जिसमें हम डील करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसके अलावा 24 हमें डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज भी देखने को मिलती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी कमेटीज। देन कमेटीज टू इंक्वायरी, कमेटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमेटीज रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ हाउस, एंड देन हाउस कीपिंग कमेटी जिसको हम सर्विस कमेटी के नाम से भी जानते हैं। तो जो एडहोक कमेटीज होती हैं ये होती हैं मेनली दो प्रकार की। एक तो होती है इंक्वायरी कमेटीज और दूसरी होती है एडवाइजरी कमेटी। अब हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल कमिटीज। तो इसमें सबसे पहले जो कमेटी आएगी वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसकी जो सेटअप है वो 1921 में देखने को मिलता है अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो ये सबसे ओल्ड कमेटी है, इसीलिए इसको ओल्डेस्ट कमेटी भी बोला जाता है। रिसेंटली इसने अपने जो 100 ईयर है वो कंप्लीट किए हैं। जो पैक है पीएससी, इसमें हमें टोटल 22 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। 15 एमपीज हमें देखने को मिलते हैं लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा से देखने को मिलते हैं। इनके जो इलेक्शंस है वो हर साल हमें देखने को मिलते हैं। और कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है इलेक्शंस में? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसी के साथ जो ड्यू रिप्रेजेंटेशन होती है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इन कमिटीज में मिलती है। और इनमें जो टर्म होती है वो होती है 1 साल की। मिनिस्टर पैक के मेंबर नहीं बन सकते। और जो चेयरमैन होते हैं जो इस कमेटी को लीड करते हैं, उनकी जो मतलब अपॉइंटमेंट जो होती है वो स्पीकर के द्वारा होती है। और ये मतलब 1966-67 तक ये एक मतलब ट्रेडिशन था कि जो रूलिंग पार्टी है वही से चेयरमैन होता था। मगर उसके बाद हमने देखा कि 1967 ऑनवर्ड्स जो चेयरमैन होते हैं वो ओपोजिशन पार्टी से ही हमें देखने को मिलते हैं। बात करें अगर हम पैके फंक्शंस की, तो इनका मेन काम होता है एग्जामिन। किस चीज को एग्जामिन करना? एनुअल ऑडिट रिपोर्ट होती है। किसकी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट? कैग की। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो कि मतलब अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में मतलब लेट बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। तो जो कैग होते हैं वो अपनी 3 ऑडिट रिपोर्ट होती हैं वो राष्ट्रपति को मतलब सामने उनके रखते हैं। कौन कौन सी? पहली तो है ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, दूसरी होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स, एंड तीसरी होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो जो कमेटी होती है वो एग्जामिन करती हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर को। मतलब एक तो लीगल और फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसका मतलब सहारा लिया ही जाता है, साथ ही साथ
ये भी देखा जाता है कि इकोनॉमिक प्रूडेंस, विजडम, इनको भी मतलब इनका भी मतलब सहारा लिया जाता है जब एग्जामिन किया जाता है, ताकि जो पैसा है अगर उसका कहीं पे गलत से इस्तेमाल हो रहा है, उसका लॉस हुआ है, कहीं पे करप्शन हो रही है, बेफिजूली मतलब पैसे की पैसा खर्चा जा रहा है, इनएफिशिएंटली खर्चा जा रहा है, जहाँ पे नहीं खर्चा जाना चाहिए था, तो वो सारा रिपोर्ट में मतलब ये डिस्कस करते हैं। बात करें पैक के मेन फंक्शंस की, तो ये एग्जामिन करते हैं एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा फाइनेंस अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो मतलब कंपेयर करता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर को, जो कि मतलब सैंक्शन हुआ होता है, और जो दूसरा होता है फाइनेंस अकाउंट, वो दर्शाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एनुअल रिसिप्ट और डिसबर्समेंट को। स्क्रूटनाइजिंग में जब बात की जाती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ऑडिट रिपोर्ट ऑफ क्या है, जिसमें ये मतलब सर्टिफाई करते हैं कि जो पैसा मतलब डिस्पर्स किया गया है, क्या वो लीगली अवेलेबल था, जो मतलब पर्टिकुलर टास्क के लिए था, और जो मतलब जिस अथॉरिटी से पैसा लिया जा रहा है, क्या मतलब जिसको वो जो अथॉरिटी जिसको गवर्न करती है, जिससे पैसा लिया गया आगे उसी के लिए इस्तेमाल किया गया जो मतलब उसका उद्देश्य था। देन जो रीअप्रोप्रिएशन है हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द रिलेटेड रूल्स। उसके बाद है एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ स्टेट कॉरपोरेशन। कौन से इश्यूज को एग्जामिन करना? स्टेट कॉरपोरेशन, ट्रेडिंग कंसर्न एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, एंड देन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग ऑन देम। देन है एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ, एक हो गया ऑटोनमस, दूसरा हो गया सेमी ऑटोनमस बॉडी, एंड ऑडिट ऑफ विच इज कंडक्टेड बाय कैग, जिनका ऑडिट कैग के द्वारा किया जाता है। ये कैग को भी स्क्रूटनाइज करते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द रिपोर्ट ऑफ कैग रिलेटिंग टू द ऑडिट ऑफ एनी रिसिप्ट। नेक्स्ट है उसके बाद एग्जामिन द मनी स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड। मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर में जो अलॉटेड मनी है उससे ज्यादा अगर पैसा खर्चा गया है तो उसको भी ये एग्जामिन करते हैं। तो जो कमेटी है पैक, ये मतलब इसको हेल्प जो है सपोर्ट वो कैग के द्वारा की जाती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। एक तरीके से बोला जाता है कि जो कैग है वो मतलब पैक के लिए गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर का काम करता है। मगर बावजूद इसके भी सारी चीजों के बावजूद हम देखते हैं कि जो पैक है वो काफी इफेक्टिवली काम करते हुए हमें नहीं देखने को मिलती। और उसका क्या कारण है? इट इज नॉट कंसर्न विद क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी इन ब्रॉडर सेंस। तो जो पॉलिसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं ब्रॉडर सेंस में, ये उनको डील नहीं करते। और जो भी इनकी मतलब डीलिंग होती है, जहाँ इनका एग्जामिनेशन होता है, वो एक तरीके से पोस्टमार्टम होता है। यानी कि जैसे इंसान मर गया और उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, मतलब इंसान मर गया एक तरीके से, वो इसको ये जिंदा नहीं कर सकते। तो मतलब जो टास्क होना है वो हो चुका है, उसके बाद इनका काम एक तरीके से शुरू होता है। और जो डे टू डे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क होते हैं, मैं ये उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती। और जो इनकी रिकमेंडेशंस होती हैं, जो इनके द्वारा सुझाव दिए जाते हैं, वो सिर्फ एडवाइजरी होते हैं, वो बाइंडिंग नहीं होते मिनिस्टर्स के लिए। यानी कि मिनिस्टर उनको मानेंगे ही मानेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। साथ ही साथ इट इज नॉट वेस्टेड विद पावर ऑफ डिसअलाउंस। ये मतलब इनके पास डिसअलाउंस की पावर होती ही नहीं है। एंड देन इट इज नॉट एग्जेक्टिव बॉडी। ये कोई एग्जेक्टिव बॉडी नहीं होती, इसीलिए ये कोई ऑर्डर को मतलब कोई इश्यू नहीं कर सकते किसी ऑर्डर को, क्योंकि फाइनल जो डिसीजन होता है वो फिर हमें पार्लियामेंट की तरफ से देखने को मिलता है। हमारी सेकंड जो कमेटी है वो है एस्टिमेट कमेटी। तो जो इसका ओरिजिन है वो हम ट्रेस होता है स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी, जिसका सेटअप हमें 1921 में देखने को मिलता है। तो जो फर्स्ट हमारी एस्टिमेट कमेटी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो हमें देखने को मिलती है 1950 में। और इसकी रिकमेंडेशंस जो थी वो जॉन मथाई की तरफ से दी गई थी, जो उस वक्त भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे। शुरू में इसमें 25 मेंबर देखने को मिलते थे, मगर बाद में हम देखते हैं कि 1956 के बाद इसके जो टोटल मेंबर हैं वो 30 हो गए। और यहाँ पे याद रखने वाली ये बात है कि 30 के 30 मेंबर्स ही हमें लोकसभा से ही देखने को मिलते हैं। और जो चेयरमैन होता है वो फिर लोकसभा के स्पीकर जो है उनके ही द्वारा चुना जाता है। जो इनके इलेक्शंस होते हैं सेम प्रिंसिपल फॉलो होते हैं वहां पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसी तरीके से सभी पार्टियों की जो ड्यू रिप्रेजेंटेशन है वो देखने को मिलती है।
इस कमेटी के जो मेंबर होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है 1 साल होता है। मिनिस्टर इनके मेंबर नहीं बन सकते और जो चेयरमैन है जैसा मैंने आपको बताया उनकी जो नियुक्ति है वो स्पीकर के द्वारा होती है और जो स्पीकर होते हैं वो निरंतर हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? रूलिंग पार्टी से ही देखने को मिलते हैं। तो जैसा इसका नाम है वैसे ही इसके हमें फंक्शंस देखने को मिलते हैं। एग्ज़ामिन करते हैं, किस चीज़ को एग्ज़ामिन करना? एस्टीमेट। कौन-कौन से एस्टीमेट? जो कि बजट में दिए जाते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा होता है इनका सजेस्ट। किस चीज़ को? इकोनॉमीज़ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये मतलब इनके 2 काम हैं, इसीलिए इनको कई बार डिस्क्राइब किया जाता है एज़ अ कंटीन्यूअस इकोनॉमी कमेटी। बात करें अगर इसके मेन फंक्शंस की, तो ये सुझाव देती है कि मतलब कोई पॉलिसी जो है, उससे उससे मतलब कौन-सी इकोनॉमीज़ या इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गनाइज़ेशन एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि उनके ऊपर कई जो नई नई पॉलिसी आएगी, उससे क्या अ, इफ़ेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेंगे एंड देन ये सजेस्ट करती है अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ मतलब कि अच्छा जो काम है, अगर उसका करने का और ज़रिया है तो उसके बारे में इसके द्वारा बात की जाती है। देन ये एग्ज़ामिन करते हैं कि जो मतलब मनी जिस उद्देश्य के लिए है, जो पॉलिसी है उसी के हिसाब से ही मतलब एलोकेट हुई है या उससे ज़्यादा या कम है। देन ये सजेस्ट करते हैं फॉर्म मतलब कि जो एस्टीमेट है in which the estimate are to be presented to the parliament। इसके अलावा भी एस्टीमेट कमेटी जो है वो मतलब समय-समय पर जो भी इनको टास्क जो है लोकसभा के द्वारा दिए जाएँगे, वो इनके द्वारा किए जाते हैं। मगर बावजूद इसके भी ये देखने को आता है कि ये मतलब काफ़ी एफिशिएंटली काम करते हुए नहीं देखने को मिलती। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है, वो सबसे पहले यही है कि इट एग्ज़ामिन बजट एस्टीमेट ओनली आफ्टर वोटेड बाय पार्लियामेंट यानी कि जो वो बजट है, उसकी जो वोटिंग हो गई पार्लियामेंट, उसके बाद ये अपना एग्ज़ामिन शुरू करते हैं। देन ये क्वेश्चन नहीं कर सकते पॉलिसीज़ को लेट डाउन बाय द पार्लियामेंट। देन जो इनकी मतलब इट्स रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो एडवाइजरी होती हैं। मतलब वो बाइंडिंग नहीं होती मिनिस्टर्स के ऊपर और ये जो एग्ज़ामिन करते हैं पॉलिसीज़ को सर्टेन सिलेक्टेड मिनिस्ट्री को या डिपार्टमेंट्स को एक तरीके से ये रोटेशन में करते हैं। यानी कि एक ही समय पे सारे ये डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री को कवर नहीं करते। साथ ही साथ जैसा पैक के पास यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास कैग की सपोर्ट होती है, वो इनके पास नहीं होती। यानी कि ये कहीं न कहीं एक्सपर्टीज़ जो है, वहाँ पे ये लैग करते हैं एंड देन जो इनका वर्किंग स्टाइल है एक तरीके से वो पोस्टमार्टम वाला है। यानी कि जो काम होना होता है, वो हो चुका होता है, उसके बाद इनकी जो ज़रूरत है, वो हमें देखने को मिलती है या इनका काम शुरू होता है। फाइनल कमेटी जो हम डिस्कस करेंगे वो है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जिसकी क्रिएशन जो है वो 1964 में हुई थी और इसकी जो रिकमेंडेशन है वो कृष्णा मेनन कमेटी के द्वारा दी गई थी। ओरिजिनली इसके 15 मेंबर थे, 5 थे 10 थे लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। मगर 1974 में एक चेंज जो होता है, उसके बाद इसके जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो गया, 22 हो गया अब और 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर अब हमें राज्यसभा से देखने को मिलते हैं और इनके जो इलेक्शंस हैं वो हर साल हमें देखने को मिलते हैं। जो इलेक्शंस होते हैं उसमें वही सेम प्रिंसिपल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला इस्तेमाल किया जाता है जिसके द्वारा सभी पार्टीज को ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिलती है। इनका टर्म जो होता है वो 1 ही साल का। मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं बन सकते। जो चेयरमैन होता है उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो स्पीकर के द्वारा होती है और जो चेयरमैन होगा वो हमेशा लोकसभा से ही होगा। बात करें अगर इनके मेन फंक्शन की, तो सबसे पहले इनका जो काम होता है, टास्क होता है वो एग्ज़ामिन करना। किस चीज़ को? रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। दूसरा इनका टास्क होता है एग्ज़ामिन करना रिपोर्ट ऑफ कैग ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। देन एग्ज़ामिन करना कि वेदर द अफेयर ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग आर बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद साउंड बिज़नेस प्रिंसिपल एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। देन फोर्थ जो है इनका मेजर टास्क वो है एक्सरसाइज सच अदर फंक्शंस जो कि मतलब ऐसे फंक्शन जो जो इनको स्पीकर के द्वारा मतलब टाइम टू टाइम इनको दिए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जिसमें ये अपने आप को इंडल्ज नहीं करते। और इन सभी चीज़ों के बावजूद भी हम देखते हैं कि कहाँ कहीं न कहीं ये इफ़ेक्टिवली हमें काम करते हुए नहीं देखने को मिलती। और उसका कारण क्या है कि इट कैन नॉट टेक अप एग्ज़ामिनेशन ऑफ मोर दैन 10 टू 12 पब्लिक
अंडरटेकिंग इन अ ईयर। एक तो ये हो गया कारण, दूसरा इट्स वर्क इज इन द नेचर ऑफ पोस्टमार्टम। तो मतलब जो टास्क होना है वो हो चुका है, उसके बाद इनके हाथ में कमान आती है। देन इट डज नॉट लुक इनटू टेक्निकल मैटर। जो टेक्निकल मैटर होंगे उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं देखने को मिलती। कारण सिंपल है, क्योंकि इनके पास टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होते। देन जो इनकी रिकमेंडेशंस होती हैं वो एडवाइजरी होती है नेचर में, बाइंड्री नहीं होती मिनिस्टर्स के ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।